नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कुल 2 वीडियो आएंगी और इससे रिलेटेड जितने भी PYQ आए हुए हैं उन 2 वीडियो में उन सबको डिस्कस कर दिया जाएगा। और अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप जा सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था उन्होंने? वह मेवाड़ का उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मुग़ल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम बाबर था। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम तुजुक ए बाबरी था, जिसका नाम तुजुक ए बाबरी था। और इसकी जो रचना है वह तुर्की भाषा में की गई है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में की गई है। इसे बाबरनामा या वाक़ियात ए बाबरी, वाक़ियात ए बाबरी इस नाम से भी जाना जाता है। और बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, मतलब 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख एवं उनके शासकों यानी कि मेवाड़ के राणा सांगा के बारे में, राणा सांगा के बारे में, तथा विजयनगर के कृष्णदेव राय के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में, तथा 5 मुस्लिम राज्यों, कौन कौन सा? पहले नंबर पे बंगाल, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे मालवा, चौथे नंबर पे बहमनी और 5वें नंबर पे गुजरात का भी उल्लेख उसमें किया गया है। और तुर्की जो है वह मुग़ल दरबार की राजभाषा नहीं थी, बल्कि फ़ारसी जो है वह मुग़ल भाषा की राजभाषा थी। कौन सी? फ़ारसी जो है मुग़ल साम्राज्य की राजभाषा थी। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजकाज के जो सभी कार्य होते थे वह फ़ारसी भाषा में ही कंप्लीट किए जाते थे। ठीक है। और सर्वप्रथम जो हुमायूं के समय तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद जो है एक उनके दरबार में रहते थे जिनका नाम था पायंदा खान, पायंदा खां, इन्होंने किया था। इसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने भी फ़ारसी में इसका अनुवाद किया। और मिसेज बेवरिज ने मूल तुर्की से अंग्रेजी में एवं लीडन तथा अर्सिकन तथा एल्किंग ने फारसी से अंग्रेजी में इस पुस्तक का अनुवाद किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है कि तुर्की जो है वह मुग़ल दरबार की राजभाषा थी, तो ये बात गलत है। तुर्की राजभाषा नहीं थी, फ़ारसी जो है वह राजभाषा थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़ल काल में दरबारी भाषा जो थी वह क्या थी? तो जो दरबारी भाषा थी उनकी वह फ़ारसी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़लों की अदालत में भाषा क्या थी? तो मुग़लों की अदालत में जो भाषा थी वह फ़ारसी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद जो है वह किसने किया था? तो फ़ारसी में जो अनुवाद है वह अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसने मुग़ल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो वह कौन है? वह है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुग़ल काल का ऐतिहासिक विवरण जो है वह गुलबदन बेगम ने लिखा है। और गुलबदन बेगम जो है वह बाबर की बेटी थी तथा हुमायूं की जो है वह बहन थी। उसका जो जन्म है वह 1523 ईस्वी में हुआ था। उसने हुमायूं नामा नामक ग्रंथ की रचना फ़ारसी भाषा में की थी। यह जो उसने लिखा था हुमायूं नामा, उसको 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास जो है वह लिखा गया है। और गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बाबर की मृत्यु जो है वह जहर खाने से हुई थी। और इस ग्रंथ में हुमायूं के जीवन की सफलताओं, विजय पराजय और कठिनाइयों का वर्णन एवं हुमायूं तथा कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन जो है वह संकलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित मुग़ल शहजादियों में से
किसने हुमायूंनामा लिखा था? तो हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी? तो वह पुस्तक कौन थी? वह पुस्तक हुमायूंनामा थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अख्वार की उपाधि प्रदान की थी? तो वह किसने प्रदान की थी? वह ख्वांद मीर ने प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हुमायूं ने ख्वांद मीर को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया था, जिसने हुमायूंनामा अथवा कानूने हुमायूनी की रचना की थी। इसमें लेखक ने हुमायूं के शासन प्रबंध का एक विचित्र वर्णन प्रस्तुत किया है और हुमायूं ने ख्वांद मीर को अमीर ए अख्वार, कौन सा ये लिखा हुआ है ना, अमीर ए अख्वार की उपाधि भी प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कानून ए हुमायूनी जो है वह ख्वांद मीर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो है वह अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि अकबरनामा जो है ना वह अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। और 7 साल की मेहनत के बाद, कितने साल की? 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1591 से 98 ईस्वी में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया था। यह 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? यह 3 भागों में बटा हुआ है। तीसरा भाग जो है वह आईने अकबरी है। तीसरा भाग जो है वह आईने अकबरी है, जो अकबरनामा की जान कहा जाता है। इसके 5 हिस्से हैं। किसके? आईने अकबरी के 5 हिस्से हैं। पहले में 10, दूसरे में 30, तीसरे में 16 आइन है। ये पहले, दूसरे, तीसरे, इसमें नहीं, ठीक है। और चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की जातियों, ऋतुएं, फसलों और कुदरती सौंदर्यता का जिक्र किया गया है। और हिंदुओं की राजनीति, साहित्य, धार्मिक जीवन, न्याय प्रणाली, हिंदुस्तानी संतों, सूफियों आदि के बारे में वर्णन जो है वह किया गया है। उसके बाद हिंदुओं की सबके बारे में वर्णन किया गया। हिंदुओं की राजनीति, साहित्य, धार्मिक जीवन, न्याय प्रणाली, हिंदुस्तानी संतों, सूफियों आदि के बारे में वर्णन किया गया है। और 5वें हिस्से में इसके 2 अध्याय हैं, जिसमें अकबर की कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है। इसमें शासक वर्ग द्वारा सामाजिक समरसता और सौहार्द को बनाए रखने की बात कही गई है। और अकबरनामा की तरह ही बादशाहनामा एवं बाबरनामा भी सचित्र शासकीय इतिहास का विवरण जो है वह प्रदान करता है। और आईने अकबरी में विविध प्रकार की रबी एवं खरीफ की फसलों की सूची दी गई है, किंतु इसमें टमाटर और आलू का उल्लेख नहीं किया गया है। और अबुल फजल ने अमेरिका की खोज के बारे में विशद वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। कितने वर्षों में पूरा किया गया था? या 7 वर्षों में पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो किसको आईने अकबरी कहा जाता है? वह तीसरे भाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आईने अकबरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वह है बाद में शाहजहां के आदेश पर सदुल्लाह खान द्वारा इसमें संशोधन किए गए, यही कथन गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से यही सही हो जाएगा। बाकी कथन आप पढ़ लीजिए। इसके रचयिता अबुल फजल थे, किसके? आईने अकबरी के। हाँ बिल्कुल बात सही है, तीसरा भाग था। यह एक वृहद कृति अकबरनामा का एक भाग है। हाँ बिल्कुल बात सही है। अगला था, इसमें उल्लेख किया गया कि मुगल साम्राज्य में विविध जन समुदाय थे और सामाजिक संस्कृति थी। हाँ ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है
कि आईने अकबरी में मुग़ल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। तो किसे पर बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था? वह शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? पहला कथन बोल रहा है कि आईने अकबरी मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में लिखी गई अकबरनामा में तीसरी पुस्तक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगला कथन बोल रहा है, अगला कथन है कि अबुल फजल अकबरनामा की पहली 2 पुस्तकों के लेखक थे, जबकि अकबर जो है वह तीसरे के लेखक थे। ये बात बिल्कुल गलत है, अकबर लेखक थोड़ी ना थे। और अकबरनामा और बादशाहनामा सचित्र मुग़ल आधिकारिक रिपोर्टों के सर्वाधिक ज्ञात विवरण हैं। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण सचित्र मुग़ल शासकीय इतिहास है। हाँ, बात ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि जबकि अकबरनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था और जो बादशाहनामा है वह अबुल फजल द्वारा लिखित है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात जो है वह गलत है। और तीसरा कथन बोल रहा है कि अकबरनामा 3 पुस्तकों में बटा हुआ है, जिनमें से तीसरी पुस्तक आईने अकबरी है। हाँ, ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस कथन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य की खेती का आईने अकबरी में उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ना टमाटर का उल्लेख किया गया है उसमें और ना आलू का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? तो वह जो है वह अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद जो है वह किसने किया था? वह अनुवाद जो है वह फैजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भास्कराचार्य की जो कृति है जिसका नाम लीलावती है, इसका फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में फैजी ने किया था। और जो लीलावती है वह गणित पर संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है और अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का, जो अबुल फजल है इसने एक संस्कृत का ग्रंथ था जिसका नाम था पंचतंत्र। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम अनवार ए सुहेली ये नाम उसने रखा था। और दारा शिकोह, ये जो तीसरे नंबर पे दे रखा है, दारा शिकोह ने सफीनत उल औलिया और मज्म उल बहरैन आदि ग्रंथों की रचना की है तथा अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया था। और जो लास्ट चौथे नंबर पे दे रखा है अल बरूनी जो है, इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। क्या नाम था? जिसका नाम था किताबुल हिंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तबकाते अकबरी का लेखक कौन है? तो तबकाते अकबरी का जो लेखक है वह है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तबकाते अकबरी पुस्तक का लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद थे। यह पुस्तक जो है वह 9 भागों में विभाजित है। इसके आरंभिक भाग जो है वह सलीतीन ए दहली एवं मुग़लों के इतिहास का उल्लेख करते हैं। पुनः इस पुस्तक में दक्कन के बारे में, मालवा के बारे में, गुजरात के बारे में, बंगाल के बारे में, जौनपुर के बारे में, कश्मीर के बारे में, सिंध के बारे में और मुल्तान के बारे में, इनका भी वर्णन इस बुक में मिलता है। और बदायूनी जो थे, पहले नंबर पे जो दे रखा है, बदायूनी ने मुक्तखब उल तवारीख, नाम नोट कर लीजिएगा, मुक्तखब उल तवारीख, यह जो है बदायूनी ने लिखी थी। और अबुल फजल ने, ये जो तीसरे नंबर पे दे रखा है, अबुल फजल ने अकबरनामा अथवा आईने अकबरी की रचना की थी। और ख्वाद मीर जो है इसने फ़ारसी भाषा में कानून हुमायूनी की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वह माना जाता है? किसका योगदान माना जाता है? वह अब्दुल रहीम खाना का योगदान माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मुग़ल सम्राट अकबर ने
किसने? अकबर ने हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और अब्दुल रहीम खान खाना को उनकी हिंदी की रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। और अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 रत्नों में से, कौन? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद जो है वह माना जाता है? कौन सा? रज्मनामा। तो यह किसका माना जाता है? या महाभारत का फारसी अनुवाद माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रज्मनामा जो है वह महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसका अनुवाद बादशाह अकबर ने करवाया था। किसने? बादशाह अकबर ने करवाया था। और महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वह फैजी के निर्देशन में, किसके? फैजी के निर्देशन में अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अबुल फजल ने और नकीब खां के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था। और अकबर के काल में ही बदायूनी जो थे, कौन? बदायूनी ने रामायण का, ये जो पहले नंबर पे रामायण दे रखा है, रामायण का, और जो टोडरमल थे इन्होंने भगवत पुराण का, किसका? भगवत पुराण का। और इब्राहिम सरहिंदी ने, किसने? इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद को, किसको? अथर्ववेद को। और फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती को, एवं मोहम्मद साहाबादी ने रास तरंगड़ी को, किसको? रास तरंगड़ी को। तथा अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम अनवारे सुहेली रखा था। और अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद मुफरिह उल फुतूह नाम से ताजुल माली ने किया था। और संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद जो है वह गुलजारे हाल, किस नाम से? गुलजारे हाल शीर्षक के नाम से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो किसके निर्देशन में हुआ था? वह फैजी के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? वह अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद जो है वह माना जाता है? तो किसका अनुवाद माना जाता है? या पंचतंत्र का अनुवाद माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वह जो है वह ताजुल माली ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया, जिसका शीर्षक क्या था? तो जिसका शीर्षक था गुलजारे हाल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? तो वह कौन सी पुस्तक थी? वह पुस्तक थी तारीख अल्फी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अकबर ने इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तारीख उल्फी नामक पुस्तक लिखवाया था। इसे 7 लेखकों के बोर्ड ने तैयार किया था। इस बोर्ड में कौन कौन था? पहले नंबर पे आप नोट कर सकते हैं मुल्ला अहमद ताहतवी थे, दूसरे नंबर पे नकीब खान थे, तीसरे नंबर पे बदायूनी थे, चौथे नंबर पे निजामुद्दीन अहमद थे, पाँचवें नंबर पे हाजी इब्राहिम सरहिंदी थे। ये लोग जो है वह शामिल थे। इसकी प्रस्तावना जो है वह अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने इसकी प्रस्तावना को लिखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो किसने वह आत्मकथा लिखी थी? वह जहांगीर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है वह तुर्की में लिखी थी। किस में लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। तथा बाबर ने कविता संग्रह जो है दीवान वो भी तुर्की में लिखा था। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी को
अपने शासनकाल के 17वें वर्ष तक फारसी में लिखा था और बाद में मोतमिद खां ने इसे पूरा किया था। और अकबर की जीवनी अकबरनामा, कौन सा? अकबरनामा जो है वह फारसी में, किसमें? फारसी में अबुल फजल ने लिखा था। अन्य किसी मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो किस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है? वह जहांगीरनामा में इसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में वर्णन जहांगीरनामा में मिलता है और जहांगीरनामा के जो लेखक हैं वह मोतमिद खान हैं। कौन है? मोतमिद खान है। ठीक है। और बाबरनामा या तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा है। और नुस्खा ए दिलकुशा जो चौथे नंबर पे जो है, इसकी रचना जो है वह फारसी भाषा में भीमसेन कायस्थ, किसने? भीमसेन कायस्थ ने लिखी थी। और इसमें विशेष रूप से दक्षिण भारत का इतिहास जो लिखा गया है, किसमें? इसमें दक्षिण भारत का जो इतिहास है वह लिखा गया है। और अकबरनामा या आईने अकबरी जो है वह अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर की जीवनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में उपर्युक्त कथन इनमें से किस यूरोपीय यात्री का था? तो यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है वह फ्रांसिस्को पेलसल्ट का था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फ्रांसिस्को पेलसल्ट जो है एक डच यात्री था। ये जो है ना पहले नंबर पे, यह एक डच यात्री था, डच व्यापारी था, जिसने 17वीं शताब्दी में जहांगीर के काल में, किसके काल में? एक मिनट, उसने जहांगीर के काल में मुग़ल साम्राज्य का दौरा किया था। इसने मुग़ल साम्राज्य के समय विद्यमान अत्यधिक गरीबी के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया था। उसने यही कहा था जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? तो वह कौन था? वह जो था वह कलीम था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि जो है वह कलीम था। शाहजहां के काल में अनेक पुस्तकें लिखी गई थी, जिसमें हमीद लाहौरी, कजवीनी व मोहम्मद सादिक ने पादशाहनामा, कौन सा? पादशाहनामा, इनायत खान ने शाहजहांनामा तथा मोहम्मद सालेह ने अमले सालेह की रचना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो पादशाहनामा के जो लेखक हैं वह अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वह कौन थे? तो यह जो थे वह शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? शाहजहांनामा के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है इनायत खान। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से जानी जाती है? तो इनकी जो जीवनी है वह मुनिस अल अरवाह के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और कोई भी सजेशन देना हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।